मरुधर एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेसिक थ्योरी का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर नंबर सेकंड। ये आपका पेपर सेकंड। इसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट विश्लेषिक फलन। यूनिट फर्स्ट विश्लेषिक फलन। तो इसमें अपन ने अवकलनीयता की बात की थी कल। तो अवकलनीयता देखिए, विश्लेषिक फलन पढ़ने से पहले अपने को अवकलनीयता के बारे में जानना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? जब हम विश्लेषिक फलन की परिभाषा लिखेंगे तो वहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा। तो पहले अपन कल बात की थी कि अवकलनीयता की परिभाषा और अवकलनीय एक उदाहरण भी किया था अवकलनीयता का। fz बराबर fz बराबर अपन ने किया था कल z की पावर n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए ये सर्वत्र संतत था, सर्वत्र अवकलनीय था। इसकी अपन ने कल बात कर ली थी। अब अपन बात कर रहे हैं आगे कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है परंतु विलोम सदैव सत्य हो, ये आवश्यक नहीं है। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है परंतु विलोम आवश्यक नहीं है कि सत्य हो। विलोम आवश्यक नहीं है कि सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे इस एग्जांपल के अंदर देखेंगे हम कि फलन fz बराबर mod z स्क्वायर सर्वत्र संतत है परंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर ही है। देखिए इसको करते हैं, जो कि यहां fz इक्वल टू मोड z का स्क्वायर। यहां पर z क्या है भाई? मैंने आपको कल बताया था कि z को क्या मानेंगे, यहां पर समेशन संख्या ही मानकर चलेंगे। और z किस रूप में लिखा जाएगा? x प्लस आयटा y के रूप को ही y के रूप में लिखा जाएगा। इसको क्या समझना है? z को समिश्र संख्या और इसका सिंपल रूप क्या होता है? x प्लस आयटा y। अब अपने को पता है किसी भी समिश्र संख्या का मोड निकालते हैं, मॉडुलस, किसी भी समिश्र संख्या का मॉडुलस निकालते हैं तो देखिए अपने के पास क्या था? मोड z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर क्या है अपने पास? मोड z स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा भाई? यहां पर अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि क्या है यहां पर स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या बना? एक बहुपद है और अपने को पता है कि प्रत्येक बहुपद सर्वत्र क्या होता है? संतत होता है। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्वत्र संतत है, इसलिए मोड z का स्क्वायर भी सर्वत्र संतत होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्वत्र संतत क्यों है? क्योंकि यह क्या है? एक बहुपद है और बहुपद पॉलिनोमियल्स अपन ने पढ़ रखा है कक्षा 12 के अंदर। प्रत्येक बहुपद क्या होता है? सर्वत्र संतत होता है। तो इसलिए मोड z स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? सर्वत्र संतत, क्योंकि मोड z स्क्वायर क्या अपना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई? संतत। अब बात करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि फलन fz बराबर मोड z स्क्वायर सर्वत्र संतत है। ये वाली बात अपने पास आ गई है, संतत वाली बात, परंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर ही है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो इसका क्या निकालना है भाई? अवकलज निकालना है। देखिए अवकलज यानी कि f डैश z अवकलज कल बताया था मैंने, परिभाषा से लगा देंगे लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 f z प्लस डेल z माइनस f z, नीचे आ जाएगा आपका डेल z। f z प्लस डेल z तो यहाँ पर फलन की परिभाषा क्या है? एफ जेड बराबर मोड
तो जेड से जब यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर भी जेड, तो यहाँ पर जेड प्लस डेल जेड है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा जेड प्लस डेल जेड का मॉडुलस का स्क्वायर, जेड प्लस डेल जेड का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस एफ जेड, तो एफ जेड की जगह आ जाएगा आपका मॉडुलस जेड स्क्वायर नीचे डेल जेड। अब अपने पास सम्मिश्र संख्याओं के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को देखेंगे। क्या होता है भाई फॉर्मूला कि जेड मोड जेड स्क्वायर बराबर जेड जेड बार, यानी कि जेड जेड बार क्या होता है जेड बार जेड का कॉन्जुगेट संयुग्मी, जेड या जेड अपना जेड क्या है x प्लस आइटा वाई, तो जेड बार क्या होता है अपना x माइनस आइटा वाई। तो हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला कि मोड जेड का स्क्वायर बराबर जेड जेड बार का जेड इनटू जेड बार। तो अब देखिए यहाँ इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 जेड प्लस डेल जेड जेड प्लस डेल जेड का पूरे का होल बार माइनस जेड जेड बार, इस फॉर्मूले से लिखा आपने, नीचे आ जाएगा आपका डेल जेड। इसके बाद आगे देखिए इसको हल करते हैं आप। अपन ने पढ़ रखा है ये फॉर्मूला और होता है अपने पास a और b कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं और उनके योग पर बार लगा हुआ है, तो किस तरीके से कर लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। a बार प्लस b बार सेम होता है तो कर सकते हैं ना। तो देखिए इसमें f डैश z बराबर लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 z प्लस डेल जेड जेड बार प्लस डेल जेड बार माइनस जेड जेड बार, यहां पर नीचे डेल जेड। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे, जेड बार को जेड से करेंगे तो जेड जेड बार, फिर डेल जेड जेड बार, इसको इससे किया जेड बार को और जेड बार को फिर किससे किया डेल जेड से। अब डेल जेड बार को करेंगे जेड से, डेल जेड बार को करेंगे डेल जेड से, तो जेड डेल जेड बार प्लस डेल जेड बार माइनस जेड जेड, नीचे आ गया आपका डेल जेड 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 बार आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा भाई लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 डेल जेड, देखिए डेल जेड से आप भाग के लेंगे तो यहां पर देखिए इसके अंदर तो क्या बचेगा भाई जेड बार प्लस जेड, इसको देख इसमें देंगे तो भाई डेल बार जेड प्लस जेड डेल जेड बार अपॉन डेल जेड, ये अपने पास तीन पद प्राप्त होंगे। अब आगे मैंने आपको कल अवकलनीयता की परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मार्ग से डेल जेड टेंड्स टू 0 होने पर अपने पास जो लिमिट है ये लिमिट क्या होनी चाहिए, परिमित एवं विद्यमान होनी चाहिए। तो यदि ऐसा होगा तो ये क्या कहलाएगा अवकलनीय, अन्यथा नहीं होगा। देखिए मार्ग का मतलब मैंने कल समझाया था, फिर एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पर 0 यहीं पर होगा भाई डेल जेड,
डेल जेड का 0 का मतलब 0 0 पॉइंट। और भी सम्मिश्र बिंदु किस रूप में लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाता है। तो डेल जेड टेंड्स टू 0 यानी 0 0, तो कहां पर, यहां पर। तो इस बिंदु पर कितने तरीकों से आ सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था, इस पर आने के अनंत तरीके, अनंत रास्ते। तो मैं इनमें से कोई दो रास्तों का चयन कर लेता हूं, कौन से का, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। 0 पर आ सकते हैं वाई अक्ष के अनुदिश और एक्स अक्ष के अनुदिश। स्थिति फर्स्ट, वाई या पहले एक्स अक्ष ले लीजिए, एक्स अक्ष के अनुदिश डेल जेड टेंड्स टू 0 होने पर, देखिए जब आप x अक्ष के अनुदिश आओगे तो x अक्ष पर y का मान क्या होगा भाई, यहां पर किसी पॉइंट का मान किस रूप में लिखा जाएगा, x, 0, यानी कि y का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी कि आपका जो z होगा वो क्या होगा, z आपका क्या है भाई, x प्लस आइटा वाई। और यहां पर x अक्ष के अनुदिश आ रहे हो तो x अक्ष पर y 0, तो z क्या आएगा आपका, x, z बार भी क्या आ जाएगा, x। तो यहां पर क्या होगा अपने पास, और अपने पास ये डेल z क्या होगा, डेल x प्लस आल्टा डेल y। तो यहां पर ये क्या बचेगा भाई, डेल z डेल x, क्योंकि आपका जो y है वो 0 है, तो डेल y भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये सारे मान उठा करके आप इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर। तो समीकरण 1 से f डैश z बराबर लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, जब आपका डेल z टेंड्स टू 0 होगा तो डेल x भी 0 और डेल y भी 0 की तरफ जाएगा। तो इसको या फिर ये लिख सकते हैं डेल x टेंड्स टू 0 और डेल y टेंड्स टू 0, एक ही बात है। यहां पर z बार की जगह लिख देंगे x, लिख सकते हैं भाई। यहां पर देखिए डेल z, आप लोग z बार को z बार लिख सकते हो, आप z को z बार रखो, z बार प्लस डेल z बार को लिख सकते हैं आप लोग डेल x z, डेल z बार बटे डेल z, ये अनुपात देखिए, डेल z भी सेम डेल z बार भी सेम। तो डेल z में डेल z बार का, डेल z बार में डेल z का भाग दें, कितना आएगा भाई, 1 मिल जाएगा। अब आप इसकी लिमिट लोगे तो क्या आ जाएगा इसकी लिमिट, आप चाहे तो डेल जेड ही रख लीजिए, तो दिक्कत नहीं, बस आपको सिर्फ किसको हल करना था, इस मान को हल करना था कि इस अनुपात की वैल्यू क्या करनी है, आपको 1 करनी है या -1 जो भी होगी। तो ये अनुपात आपने हल कर दिया। अब आप इसके अंदर लिमिट रख दो, लिमिट रखेंगे तो क्या आएगी भाई, z बार प्लस z। स्थिति सेकंड, अब देखिए x अक्ष के अनुदिश गए, y अक्ष के अनुदिश आ जाएंगे, y अक्ष के अनुदिश डेल z टेंड्स टू 0 होने पर z बराबर x प्लस आइटा y अपने पास है। यहां पर y अक्ष पर क्या हो जाएगा, y अक्ष पर x 0 तो डेल x भी 0, तो डेल z क्या होगा आपका, डेल आल्टा डेल y, क्योंकि आपका डेल z क्या होता है, डेल z बराबर डेल x प्लस आल्टा डेल y। तो क्या बचेगा, आल्टा डेल z का भाग माइनस आ जाएगा भाई, माइनस आल्टा डेल। तो ये अनुपात कितना आएगा भाई, माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया है। तो इसलिए अब क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से f डैश z बराबर लिमिट डेल z टेंड्स टू 0
यहाँ पर जेड बार, यहाँ पर डेल जेड बार, यहाँ पर माइनस आ जाएगा माइनस जेड। लिमिट ले लेंगे, आपके पास आएगा जेड बार माइनस जेड। अब देखिए एक्स अक्ष के अनुदिश डेल जेड टेंड्स टू 0 होने पर अपने पास लिमिट आ रही है जेड बार प्लस जेड, और वाई अक्ष के अनुदिश डेल जेड टेंड्स टू 0 होने पर अपने पास लिमिट आई जेड बार माइनस जेड, जो कि दोनों अलग अलग हैं। तो अलग अलग हैं तो ये किसका विरोधाभास है भाई? अद्वितीयता का। लिमिट क्या आनी चाहिए आपकी? अद्वितीय आनी चाहिए, चाहे किसी भी मार्ग से आओ, यानी समय समान आनी चाहिए प्रत्येक मार्ग से आने पर। तो इस मार्ग से आने पर तो एक्स अक्ष के अनुदिश आने पर तो लिमिट आ रही है ये, और वाई अक्ष के अनुदिश आ रही है ये। दोनों अलग अलग हैं, अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय नहीं है तो ये अवकलनीय भी नहीं होगा, चूंकि z नॉट इक्वल टू 0 पर f z की सीमा अद्वितीय नहीं है। अतः f z नॉट इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। अच्छा z बराबर 0 पर होगा क्या? देखिए z बराबर 0 पर तो होगा, क्यों होगा? क्योंकि जैसे आप z 0 लोगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, लिमिट क्या आएगी आपकी? 0 आएगी, चाहे आप किसी भी मान से आओ, मान क्या आएगा? 0। लेकिन z बराबर 0 पर f डैश z 0 मिलने वाला है आपको, पर फलन अवकलनीय है। तो 0 पर तो अवकलनीय है, लेकिन 0 के अलावा कहीं पर भी अवकलनीय नहीं है। इसलिए एफ जेड आपका जो है वो क्या नहीं होगा? जेड नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जेड 0 बराबर 0 के अलावा किसी भी बिंदु पर ये आपका अवकलनीय नहीं है, क्योंकि अलग अलग मार्ग से जाने पर लिमिट आपकी जो है अलग अलग आ रही है, इसलिए ये अवकलनीय नहीं है। विश्लेषिक फलन हम कल स्टार्ट करेंगे कि विश्लेषिक फलन की जो परिभाषा है वो उसमें अवकलनीयता आवश्यक शर्त है कि किसी क्षेत्र D में विश्लेषिक फलन की जो परिभाषा है वो ये है, किसी क्षेत्र D में प्रत्येक बिंदु पर फलन एफ जेड प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा। अवकलनीय है तो वह विश्लेषिक फलन कहलाएगा। किसी क्षेत्र D में फलन एफ जेड यदि उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है? अवकलनीय है, तो जो फलन है आपका उस क्षेत्र के अंदर विश्लेषिक फलन कहलाएगा। इसलिए अपन ने अवकलनीयता की बात की है। तो आगे विश्लेषिक फलन कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना है।